हाय गाइस, माई सेल्फ लोकेश कुमार सैनी। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी यूनिट चल रही थी सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर टॉपिक चल रहा था सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, अर्थात गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता की यदि अपन बात करते हैं तो अपन ने देखा था इसके अंदर जो गैस होती है यदि द्रव के अंदर घुलनशील होती है अर्थात विलेय होती है तो वो उसके अवशोषण गुणांक के ऊपर निर्भर करती है, अर्थात अवशोषण के ऊपर निर्भर करती है। अर्थात ये कहें कि किसी भी गैस का किसी विलायक के अंदर विलेय होना उसका अवशोषण कहलाता है, और जब गैस किसी विलायक के अंदर विलेय होती है तो वह अवशोषण गुणांक के ऊपर निर्भर होती है। अपन ने अवशोषण इससे पहले की क्लास के अंदर अवशोषण गुणांक की डेफिनेशन देखी थी। यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं अवशोषण गुणांक के अंदर कि स्थिर ताप पर किसी गैस की इकाई आयतन में, अर्थात ये कह सकते हैं अपन यहाँ पर कि स्थिर ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की सामान्य ताप एवं दाब पर जो मात्रा होती है या आयतन होता है वह उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। अर्थात डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन यहाँ पर कि स्थिर ताप पर विलायक के इकाई आयतन में विलेय या घुलनशील गैस का सामान्य ताप एवं दाब पर अर्थात एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एवं प्रेशर, सामान्य ताप एवं दाब पर आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। इतनी बात अपन पहले क्लास के अंदर कर चुके थे। देखो, जो अवशोषण गुणांक होता है इसको अनेक या फिर ये कहें कि कोई भी गैसेज होती है वो विलायक के अंदर विलेयशील होती है तो उसके दौरान विलायक को निम्न कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं। अपन ने देखा था यहाँ पर नंबर 1 कारक की बात की थी। नंबर 1 गैस की प्रकृति। इसके अंदर देखा था वे गैसें जो कि जब विलायक के अंदर उनको घोला जाता है या विलेय किया जाता है तो उसके दौरान यदि उनका आयनन हो जाता है तो ऐसी जो गैसेज होती है वो विलायक के अंदर अधिक घुलनशील होती है। ताकि यहाँ पर अपन ने एग्जाम्पल लिया था, जैसे अमोनिया को जल के अंदर घोला था तो उसके दौरान यहाँ उसका आयनन हो रहा था, और यदि कार्बन डाइऑक्साइड को जल के अंदर घोलते हैं तो उसका भी आयनन होता है। ठीक इसी प्रकार HCl को यदि जल के अंदर घोलते हैं तो उसका भी क्या होता है, आयनन होता है। एग्जाम्पल ये लिया था अपन ने, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अपन ने यहाँ पर देखा था कि H प्लस HCO3 माइनस, अर्थात ये कहें नेक्स्ट
NH3 प्लस H2O H प्लस NH4 प्लस OH माइनस। ठीक इसी प्रकार अपन ने देखा था HCl और H2O। HCl और H2O के अंदर बात करें अपन तो यहां देखा था H3O प्लस Cl माइनस। तो इस प्रकार से यहां पर ये एग्जाम्पल देखे थे। यहां पर देखा था ये जो इसकी जो प्रकृति होती है ये गैसियस होती है, ये लिक्विड, ये भी गैसियस, ये लिक्विड और ये गैस और ये लिक्विड। इन सभी की देखा था प्रकृति तो एक्वस अवस्था पाई जाती है। ये भी एक्वस, ये भी एक्वस और ये एक्वस, ये एक्वस और ये एक्वस। उसके बाद में नंबर 2 की बात की थी अपन ने, विलायक की प्रकृति। नंबर 2 विलायक की प्रकृति। देखो विलायक की प्रकृति के अंदर अपन ने देखा था कि ऐसे विलायक जो कि ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं, या फिर वे गैसेस जो कि ध्रुवीय प्रकृति की होती है वो ध्रुवीय प्रकृति के जो विलायक होते हैं उनके अंदर अधिक घुलनशील होते हैं, और वे गैसेस जो कि अध्रुवीय प्रकृति की होती है वो अध्रुवीय विलायक के अंदर अधिक घुलनशील होती है। अर्थात इसके अंदर अपन ने ये देखा था लाइक डिजॉल्व लाइक, अर्थात अपन ने देखा था लाइक डिजॉल्व लाइक। ये कह सकते हैं कि जो समान प्रकृति की, जो ये कहें कि समान प्रकृति अर्थात समान समान को खोलता है। अर्थात जो समान प्रकृति, ये कहें कि ध्रुवीय प्रकृति की जो गैसेज होती है जो ध्रुवीय प्रकृति के विलायक के अंदर अधिक विलयशील होती है, और अध्रुवीय प्रकृति की जो गैसेज होती है अध्रुवीय प्रकृति के जो विलायक होते हैं उनके अंदर अधिक घुलनशील होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव देखो इसके अंदर देखा था कि जब कोई गैस होती है विलायक के अंदर विलय होती है तो उसके दौरान वह जो प्रोसेस होती है, अर्थात जब गैस विलायक के अंदर विलय होती है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अर्थात ये कहें कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके दौरान इसकी जो गैस की जो विलयशीलता होती है विलायक के अंदर वो कम हो जाती है। लेकिन 2 गैसेज अपन ने देखी थी जो कि इसका अपवाद पाई जाती है, अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेज होती है जब उनको विलायक के अंदर विलय किया जाता है तो उसके दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, अर्थात ऊष्मा शोषी प्रोसेस पाई जाती है। लेकिन यदि तापमान बढ़ाया जाता है तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए यदि तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके दौरान जो उसकी जो विलयशीलता होती है विलायक के अंदर जो विलयशीलता होती है, द्रव के अंदर जो विलयशीलता होती है वो बढ़ जाती है। तो अपन ने देखा था जो भी गैसेज होती है वो जो गैसेज होती है उनको जब विलायक के अंदर विलय किया जाता है तो इन सभी को यदि विलायक के अंदर विलय किया जाता है तो उसके दौरान जो प्रोसेस पाई जाती है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया पाई जाती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया पाई जाती है। लेकिन यहाँ जो 2 एग्जाम्पल देखे थे हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों के लिए यदि बात करें ये जो गैसेज होती है इन गैसों को विलायक के अंदर, इन गैस को विलायक के अंदर विलय किया जाता है या विलायक में डिजोल्व किया जाता है तो उसके दौरान ये जो प्रोसेस पाई जाती है ऊष्मा शोषी प्रोसेस पाई जाती है, अर्थात इनके दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है। इनके अंदर यदि इस प्रक्रिया के अंदर यदि तापमान को बढ़ाया जाता है तो जो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो
लेकिन इनके अंदर यदि तापमान को बढ़ाया जाता है, तापमान को यदि इनके अंदर ये कहें कि तापमान को इनके अंदर इंक्रीज किया जाता है, तापमान को बढ़ाया जाता है, तापमान को बढ़ाया जाता है, तो इनकी जो सोलिबिलिटी होती है वो सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, अर्थात कम हो जाती है। तो इसके अंदर यहां तक अपन इससे पहले की क्लास के अंदर देखे थे इन सभी को। नेक्स्ट नंबर 4 की बात करते हैं, दाब का प्रभाव या हेनरी का नियम। देखो, दाब के प्रभाव की बात करते हैं। दाब का प्रभाव या हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, दाब का प्रभाव या हेनरी का नियम। देखो, इसके अंदर डेफिनेशन की बात करते हैं तो वही डेफिनेशन, स्थिर ताप पर विलय के इकाई आयतन में, डेफिनेशन लिखते हैं, स्थिर ताप पर विलय के इकाई आयतन में विलेय गैस की मात्रा, स्थिर ताप पर विलायक के इकाई आयतन में, इकाई आयतन में विलेय गैस की मात्रा विलायक के आंशिक दाब या विलायक के दाब के समानुपाती होती है, अर्थात या विलयन पर लगने वाले दाब के समानुपाती होती है। अर्थात स्थिर ताप पर विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस की मात्रा विलयन के आंशिक दाब या विलयन के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात ये कह सकते हैं स्थिर ताप पर विलायक के इकाई आयतन m समानुपाती होता है गैस की मात्रा विलयन के दाब, अर्थात विलयन के आंशिक दाब या विलयन के दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। यदि समानुपाती को हटाते हैं तो समानुपाती स्थिरांक आता है, अर्थात m बराबर के p। और यहां से हम लिख सकते हैं कि k बराबर m अपॉन p, या फिर ये कह सकते हैं कि p बराबर m अपॉन k, या m समानुपाती p तो m बराबर kp और k बराबर लिख सकते हैं m अपॉन p। इसको इक्वेशन नंबर 1, यहां पर p है आंशिक दाब, p बराबर आंशिक दाब और k है समानुपाती स्थिरांक और m है घुली हुई गैस की मात्रा। गैस की मात्रा। देखो, यहां तक तो इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त होती है। उसके बाद यदि अपन बात करते हैं कि चूंकि नेक्स्ट इसके अंदर किसी गैस का जो वाष्प अवस्था में आंशिक दाब होता है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में
किसी गैस का वाष्पावस्था में आंशिक दाब उस विलयन के गैस के आंशिक दाब P उस विलयन के गैस के मॉल अंश के समानुपाती होता है। गैस के मॉल अंश के मॉल अंश को x से डिनोटेड किया था, समानुपाती होता है। देखो, से पहले की क्लास के अंदर बात कर चुके थे कि मॉल अंश होता क्या है। अर्थात यहां पर अपन कह सकते हैं वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उसके विलयन की गैस के मॉल अंश x के क्या होता है, समानुपाती होता है। और यदि यहां से समानुपाती को हटाते हैं तो अपन लिख सकते हैं P बराबर KHX, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं x बराबर P अपॉन KH, x बराबर P अपॉन KH, इक्वेशन नंबर 2। अर्थ ये कह सकते हैं यहां पर कि KH है, KH हेनरी स्थिरांक, KH बराबर हेनरी स्थिरांक, और X है वो मॉल अंश या गैस का मॉल अंश या फिर मॉल अंश है। देखो, ये तो है हेनरी नियम या दाब का प्रभाव। अब अपन यहां पर बात करते हैं दाब के प्रभाव के अंदर। देखो, जैसे KH का मान बढ़ाया जाता है तो उनकी जो विलयशीलता होती है, गैस की जो विलयशीलता होती है वो कम हो जाती है। गैस की विलयशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात KH का मान बढ़ाएंगे तो P का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दाब का मान कम हो जाएगा, और गैस की जो द्रव के अंदर जो विलयशीलता होती है वो कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जैसे तापमान को बढ़ाया जाता है तो उसके दौरान जब द्रव का जो तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके दौरान उनके अंदर जो विलयशीलता होती है, गैस की जो विलयशीलता होती है वो भी कम हो जाती है। या फिर यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि गर्म जल के अंदर या गर्म जो द्रव होता है या गर्म जो विलायक होता है या द्रव होता है उसके अंदर जो गैस की जो विलयशीलता होती है वो कम होती है। लेकिन यदि KH का मान कम किया जाता है तो P का मान क्या रहेगा, अधिक रहेगा, दाब क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो गैसों की जो विलेयता भी क्या रहेगी, अधिक रहेगी। जब गैस की विलेयता अधिक रहती है तो इसके दौरान जो इनके अंदर ये कहें कि गैस की जब विलेयता अधिक रहती है तो उसके दौरान मतलब ये कहें कि KH का मान कम रखा जाता है तो गैस की विलेयता होती है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं ठंडा जो जल होता है उसके अंदर गैस की जो विलेयता होती है वो अधिक रहती है। इसी कारण यही कारण होता है कि जलीय जीव होते हैं या फिर मछलियां होती है, मछलियां जो ठंडे जल के अंदर रहना अधिक आरामदायक पसंद करती है। तो ये है इसके अंदर कि दाब का प्रभाव या हेनरी का नियम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर, अर्थात नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर ग्राफ की बात करते हैं। तो देखो P बराबर KHX है तो यहां अपन लिख सकते हैं y बराबर mx।
अर्थात y बराबर mx प्राप्त हो रहा है। बचपन की क्लासेस के अंदर खूब पढ़ा है अपन ने 9वीं 10वीं क्लास के अंदर कि y बराबर mx प्लस c इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, या फिर y बराबर mx। तो इसके अंदर p और x के मध्य यदि ग्राफ खींचा जाता है तो हमारे को इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। इसके अंदर यदि अपन बात करते हैं, ये यहां पर ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ये y एक्सिस। तो इसके अंदर बात करते हैं तो यहां अपन ने लिया है प्रेशर या आंशिक दाब, यहां लिख सकते हैं आंशिक दाब, और यहां लिया है x अर्थात मोल अंश। मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रवाह। तो देखो इसको यहां पर लिया है, हमारे को प्राप्त हो रहा है y बराबर mx प्रकार का ग्राफ प्राप्त हो रहा है। तो ये यदि k को हटाया जाता है तो p समानुपाती है x के, यहां पर देखा p समानुपाती है x के। जैसे जैसे आंशिक दाब को बढ़ाया जाता है तो मोल अंश की जो मात्रा होती है वो भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अर्थात यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि हमारे को इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। यहां 0 पॉइंट मानते हैं तो p समानुपाती है x के, तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। एक यहां ढाल प्राप्त होता है, जो स्लोप या ढाल प्राप्त होता है, स्लोप या जो ढाल प्राप्त होता है वो होता है kh, हेनरी स्थिरांक के रूप में ढाल प्राप्त होता है। तो ये हमारे को ग्राफ प्राप्त होता है। यदि यहाँ पर इसके मान की बात करें तो मान अलग अलग प्रकार का मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने मान लिया है 500, यहाँ मान लिया है 1000, जो प्रेशर आंशिक दाब ये लिया है। यहाँ पर इसका मान ले सकते हैं 0.01, 0.02, तो इस प्रकार से मान ले सकते हैं। तो जो ग्राफ प्राप्त होता है हमारे को इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। एक्स एक्सिस पे अपन मोल अंश लेते हैं, तो वाई एक्सिस पे आंशिक दाब लेते हैं। ये हेनरी नियम या दाब का प्रभाव। देखो दाब के प्रभाव के अंदर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर, तो अपन बात करते हैं इसके हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमा की बात करते हैं, सीमाओं की बात करते हैं। देखो इसके अंदर यदि हेनरी नियम की सीमाओं की बात करते हैं तो हेनरी नियम की 3-4 सीमाएं होती हैं। दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर ये कह सकते हैं गैस की जो विलेयता विलायक में कम होनी चाहिए। गैस की विलेयता
विलायक में कम होनी चाहिए। और नेक्स्ट नंबर 4 की बात करते हैं तो गैस की जो आणविक अवस्था द्रव व गैसीय दोनों विलायकों में समान होनी चाहिए। गैस की आणविक अवस्था गैस व द्रव में समान होनी चाहिए। गैस व द्रव में समान या होनी चाहिए था दोनों जो विलायकों में समान होनी चाहिए। गैस व द्रव विलायकों में, गैसीय व द्रव विलायकों में समान होनी चाहिए। तो ये है हेनरी नियम की सीमाएं। नेक्स्ट बात करते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग। देखो हेनरी नियम के अनुप्रयोग की बात करते हैं अनेक अनुप्रयोग होते हैं हेनरी नियम के। सामान्य अनुप्रयोग अपन सब जानते हैं, एक नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स सभी काम में लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो जब बोतल को पैक किया जाता है तो उसके दौरान बोतल की जो ढक्कन होता है उसको अधिक प्रेशर के साथ, अधिक दाब के साथ उसको बंद किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर अधिक जो कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो घुलनशीलता हो वो अधिक से अधिक पाई जाए। तो अधिक से अधिक घुलनशीलता रखने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक से अधिक घुलनशीलता के लिए जो सोडा वाटर होता है या कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल होती है उसके अंदर जो ढक्कन होता है उसको अधिक दाब के साथ में बंद किया जाता है। नेक्स्ट, जो भी पर्वतारोही होते हैं जब पर्वतों के ऊपर जाते हैं तो उसके दौरान पर्वतों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब पर्वतों पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसके दौरान उनका जो दम होता है वो घुटने लगता है। अर्थात ऑक्सीजन की कमी होती है तो श्वास लेने के अंदर तकलीफ आती है, दिक्कत आती है, तो उसके दौरान उनका दम घुटने लगता है। अर्थात तो सोचने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जैसे जैसे पर्वतों के ऊपर जाते हैं तो सोचने की क्षमता कम हो जाती है, और जैसे ही सोचने की क्षमता कम होती है तो उसके दौरान ये कहें कि जो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं या ये जो बीमारी होती है उसे एनॉक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एनॉक्सिया। एनॉक्सिया कहते हैं। ये जो लक्षण होते हैं या ये जो बीमारी होती है इसे एनॉक्सिया कहते हैं। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो पर्वतारोहियों के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र के अंदर जाते हैं। देखो पहला तो वो सोडा वाटर का हो गया था एग्जाम्पल। सोडा वाटर अधिक दाब लगाया जाता है तो उसके दौरान दाब के कारण इनके अंदर जो CO2 की जो घुलनशीलता होती है वो बढ़ जाती है। दूसरा इसके अंदर बात करते हैं इसके अंदर बात करते हैं दूसरा एनॉक्सिया बीमारी जो होती है वो कैसे होती है? जो भी पर्वतारोही होते हैं पर्वतों के ऊपर जाते हैं तो उसके दौरान ऑक्सीजन की कमी होती है पर्वतों पर,
जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है तो उनको श्वास लेने के अंदर दिक्कत आती है, अर्थात उनकी जो सोचने की जो क्षमता होती है, सोचने की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है, जिसके दौरान इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, या इस प्रकार का जो रोग होता है उसे ही क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एनोक्सिया क्या होता है। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 के अंदर अपन देखते हैं इसके जो अनुप्रयोग के अंदर कि जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र के अंदर जाते हैं, तो समुद्र के अंदर जैसे ही गोताखोर जाते हैं तो उसके दौरान वहां का जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। जैसे ही दाब बढ़ता है तो गैस की जो रुधिर के अंदर या जो शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर जो गैस की जो घुलनशीलता होती है वो भी क्या हो जाती है, विलेयता होती है या घुलनशीलता होती है वो भी अधिक हो जाती है। जैसे ही गोताखोर समुद्र से बाहर आते हैं या सतह पर आते हैं तो उसके दौरान उनके जो वायुदाब होता है यहाँ पर कम हो जाता है। जब वायुदाब कम हो जाता है तो दाब का मान कम हो जाता है, तो उसके दौरान गैस की जो घुलनशीलता होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस स्थिति के अंदर नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, रुधिर के अंदर नाइट्रोजन के क्या बन जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं। जैसे ही नाइट्रोजन के बुलबुले बनते हैं तो एक यह जो स्थिति होती है बड़ी पीड़ादायक स्थिति होती है। इस स्थिति के अंदर बहुत अधिक या ये कहें कि भयंकर दर्द होता है, और ये जो स्थिति होती है तो ये जो स्थिति होती है इस स्थिति को यहाँ पर बेंडिस कहते हैं। यहाँ पर ये जो स्थिति होती है इसे क्या कहते हैं, बेंडिस कहते हैं, बेंडिस। तो क्वेश्चन ये आता है कि बेंडिस क्या होता है, अर्थात ये जो स्थिति होती है इसे क्या कहते हैं, बेंडस या बेंडिस कहते हैं। अब इस स्थिति से बचने के लिए क्या करते हैं कि गोताखोर जो वायु का या फिर ये कहें कि ऑक्सीजन का जो टैंक ले जाते हैं उसके अंदर हीलियम गैस को मिलाते हैं। जो हीलियम गैस को उसके अंदर मिलाते हैं तो हीलियम गैस की जो विलेयशीलता होती है वो टैंक के अंदर अधिक होती है, और जैसे ही सांस मतलब ये कहें कि ब्लड के अंदर या रुधिर के अंदर हीलियम की घुलनशीलता अधिक हो जाती है, वायुदाब को क्या करती है नीचे मतलब समुद्र के अंदर, या ये कहें कि जब गोताखोर समुद्र में जाते हैं तो वायुदाब को क्या कर देती है, कम कर देती है, जिसके दौरान ये जो गोताखोर होते हैं इससे बेंडिस बीमारी से या पीड़ादायक जो स्थिति होती है जिसके कारण जो कि नाइट्रोजन के बुलबुलों के कारण होती है इससे बचते हैं। तो गैस के टैंक के अंदर हीलियम गैस को मिलाते हैं, ऑक्सीजन के टैंक के अंदर हीलियम गैस को मिलाते हैं। तो ये जो 3 अनुप्रयोग है क्योंकि सामान्यतः एक अनुप्रयोग तो अपन काम में लेते हैं, जानते हैं। 2 यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो एनोक्सिया क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंडिस क्या होता है। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।